आदेश दिया था कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करना है तो इस मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। ये निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसके बाद 8 अक्टूबर 2013 के बाद 8 नवंबर 2013 एक महीना, 8 नवंबर के बाद 8 दिसंबर 2013 2 महीना, 8 जनवरी 2014 3 महीना, 8 फरवरी 2014 4 महीना और 8 मार्च 2014 5 महीना होने के एक दिन पहले 7 मार्च से भारत में लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था, मगर चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि ये फैसला किसी मैजिस्ट्रेट ने नहीं दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सबसे बड़ी अदालत है और सबसे बड़ी अदालत ने फैसला देने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने उस पर अमल नहीं किया। अमल ना करने का नतीजा ये निकला कि 16 मई 2014 को जब रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी को 31% वोटों के आधार पर 283 सीटें मिली। जब हमने चुनाव आयोग के साइट पर जाकर आज तक जितने भारत में संसदीय चुनाव हुए उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी भी राजनीतिक दल को आज तक 31% वोटों के आधार पर 272 सीटें नहीं मिली, सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, मगर भारतीय जनता पार्टी को 272 ही नहीं बल्कि 11 सीटें यानी 283 सीटें मिली। ऐसा इसके पहले कभी संभव नहीं हुआ था, और अगर ये हुआ तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इसमें ईवीएम मशीन की जरूर बड़ी भूमिका रही होगी। इसके संबंध में आपको फौरी तौर पर एक सबूत देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे तो वहां ईवीएम मशीन से 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। ये बात समझाने के लिए आपको उदाहरण देता हूं कि वहां मान लो लोगों ने 10 लाख वोट दिया, 10 लाख ईवीएम मशीन में वोट डाला तो 11,87,000 वोट निकले। 1,87,000 वोट ईवीएम मशीन में ज्यादा निकला। इतने तेजी से तो मुर्गियां अंडे नहीं देती है जितने तेजी से ईवीएम मशीन जो है ये वोट देने का काम कर रही। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा से भी चुनाव लड़ रहे थे और गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर पटेल वडोदरा के चुनाव के प्रभारी थे। उन्होंने 10 दिन पहले बयान दिया कि नरेंद्र मोदी 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो जब रिजल्ट आया तो नरेंद्र मोदी 5,72,000 वोटों से जीते। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने अखबार में यह बयान दिया था 10 दिन पहले। तो 10 दिन पहले उस कैबिनेट मिनिस्टर को जानकारी कैसे मिली कि नरेंद्र मोदी 5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं? इसलिए जानकारी मिलती है क्योंकि ये जो जानकारी है मशीन को जिस तरह से क्रिकेट को फिक्स किया जाता है, क्रिकेट मैच को, उसी तरह से ईवीएम को भी फिक्स किया जाता है। अभी एक नई जानकारी मिली, ईवीएम मशीन को जो सीक्रेट कोड लगाया जाता है वो सीक्रेट कोड अमेरिका की एक आईटी कंपनी देती है। उस कंपनी को नरेंद्र मोदी ने 26,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया।
और उस कंपनी को जमीन के नीचे से 1 लीटर तेल निकालने का तजुर्बा नहीं है। अगर किसी को 1 करोड़ रुपए का काम देना है तो उसको अनुभव पूछा जाता है कि आपको अगर ये रोड बनाने का ठेका लेना है तो आपको रोड बनाने का क्या तजुर्बा है। जमीन के नीचे से तेल निकालने का जिस कंपनी को 1 लीटर तेल निकालने का तजुर्बा नहीं है, उस कंपनी को नरेंद्र मोदी ने 26,000 करोड़ का ठेका दिया। क्योंकि वो कंपनी ईवीएम मशीन को जो सीक्रेट कोड होता है, सीक्रेट कोड चिप में लगाया जाता है, वो कंपनी वो चिप में सीक्रेट कोड बनाने का काम करती है। यदि वो सीक्रेट कोड ईवीएम मशीन या चुनाव आयोग के बाहर के लोगों को मिल जाए तो कोई भी आदमी उस सीक्रेट कोड के आधार पर अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में ईवीएम मशीन के अंदर जो डाटा है वो सारा का सारा डाटा अपने लैपटॉप पर मंगा सकता है सीक्रेट कोड जानकारी के आधार पर। और सारा डाटा मंगाने के बाद वो डाटा रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने कंप्यूटर पर, अलग अलग पार्टियों के नाम पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दोबारा उस ईवीएम मशीन को वापस भेज सकता है। उसके बाद काउंटिंग होगा। तो स्वाभाविक है, ये तो सारा का सारा चुनाव फिक्स किया जा सकता है। अगर वो सीक्रेट कोड मालूम हो जाए तो ऐसा किया जा सकता है। और वो सीक्रेट कोड जिस चिप में लगाया जाता है वो कंपनी वो चिप बनाती है। उस कंपनी को नरेंद्र मोदी ने 26,000 करोड़ का जमीन के नीचे से तेल निकालने का ठेका दिया, जिसको 1 लीटर जमीन के नीचे से तेल निकालने का अनुभव नहीं। सीधी सी बात है, 2019 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी घोटाले से चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा दुखद बात क्या है? सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि कांग्रेस ने 2004 में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। उसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने डाटा इकट्ठा किया, सबूत इकट्ठा किया और सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। तो इसकी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, जब ये नोटिस इशू हुआ तो सरकार में हड़कंप मच गया। और इसलिए कांग्रेस को संघ परिवार के साथ में, बीजेपी के साथ में गुप्त समझौता करना पड़ा। और ये गुप्त समझौते के तहत ये निर्णय हुआ कि संघ परिवार और बीजेपी के लोग ईवीएम के घोटाले से हमने चुनाव जीता, कांग्रेस ने चुनाव जीता, इसके बारे में चुप रहेंगे। और उसके बदले में 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, 2 चुनाव हमने घोटाला करके जीता, तो 2 चुनाव बीजेपी घोटाला करके चुनाव जीते। तो इसमें कांग्रेस पूरी मदद करेगी, कांग्रेस चुपचाप रहेगी। मैं इसके लिए सबूत के तौर पर आपको ये बताना चाहता हूं कि आज तक सोनिया गांधी ने ईवीएम मशीन के बारे में बयान नहीं दिया, राहुल गांधी ने आज तक बयान नहीं दिया। और बगैर बयान का, ईवीएम मशीन के विरोध में बगैर बयान का कांग्रेस महाधिवेशन ने केवल रेजोल्यूशन पास किया, प्रस्ताव पारित किया कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बोलना चाहिए ना कि ईवीएम में घोटाला होता है इसलिए बैलेट पेपर होना चाहिए। ऐसा कोई बयान राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने नहीं दिया। गुलाम नबी आजाद ने दिया, राज बब्बर ने दिया, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने दिया, बॉम्बे के निरुपम रॉय ने दिया, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने दिया। मगर आज तक राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने ये बयान नहीं दिया। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 80 के दशक में जब यूरोप और अमेरिका ने ईवीएम पर पाबंदी लगाई तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के कुछ लोगों को यूरोप अमेरिका में इसका स्टडी करने के लिए भेजा। उन्होंने रिपोर्ट दिया
कि ये ईवीएम मशीन से घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है, इसलिए उन्होंने पाबंदी लगाई। तो इंदिरा गांधी ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो मशीन भारत में लाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते। मैं आपको ईमानदारी से चुनाव जीत नहीं सकते, इसकी एक और खबर आपको बताना चाहता हूं। 1952 की बात है, जब बाबा साहब आम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ रहे थे, तो काजरोलकर नाम का एक 7वीं फेल आदमी को जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में टिकट दिया। और उस आदमी को जब टिकट दिया तो उस आदमी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। जवाहरलाल ने कहा चिंता मत करो, मैं दिल्ली से पैसा भेजता हूं। जवाहरलाल ने 25,000 रुपया भेजा उस समय का। तो काजरोलकर ने नेहरू को बताया कि चुनाव में तो केवल 2,000 रुपया खर्चा करने के लिए अलाउ है, तो आपने 25,000 भेजा। तो नेहरू ने उसको डांटा और कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर को 2,000 में हरवाओगे? 2,000 में हरवा सकते हो? तो ये 2,000 के बजाय 25,000 रुपया आज का 2.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपया होता है। इतना रुपया उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब आम्बेडकर को चुनाव में हरवाने के लिए भेजा था। जब वो चुनाव जीत गया तो बाबा साहब आम्बेडकर का आशीर्वाद लेने के लिए गया। जब गया तो कहने लगा कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपया भेजा। उसके बाजू में बाबा साहब आम्बेडकर के बाजू में एक वकील बैठा था, जिसने बाबा साहब आम्बेडकर की जीवनी लिखी। तो जीवनी में सारा किस्सा लिखा हुआ है। अब बाबा साहब आम्बेडकर की जीवनी लिखी हो और उसमें ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो और वामन मेश्राम ने पढ़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आधुनिक भारत का महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा कहा जाता है, उसने बाबा साहब आम्बेडकर को चुनाव में हरवाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया। ये 3.5% जो ब्राह्मण है, ईमानदारी से अगर भारत में चुनाव हो तो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने ये मशीन मंगवाई। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है और हमारे पास सारा का सारा डाटा है इसका। साथियों, जब 31% वोटों के आधार पर नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता तो हम लोगों ने इसके विरोध में अभियान शुरू किया। मैं दादर में बॉम्बे के ईवीएम मशीन के विरोध में बोल रहा था तो एक लड़का दौड़ते हुए मेरे डाइस के पास आया और इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर मेरे डाइस में रख के चला गया और कहा, मैंने पूछा क्या है, तो कहा कि ये बड़ी खबर है, बाद में पढ़ लेना। मैंने जब बाद में खबर पढ़ा तो उसमें लिखा था 8 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ में बेचने का चुनाव आयोग ने आदेश दिया। जिन मशीनों पर 1 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने उसकी 8 लाख मशीनों को कबाड़ में, कबाड़ समझते हो ना, कबाड़ भंगार, गुजरात में भंगार होता होगा, तो कहीं कहीं कबाड़ होता है। तो कबाड़ है, भंगार है, स्क्रैप है अंग्रेजी में। तो इस तरह से तो ये कबाड़ में 8 लाख मशीनें बेचने का चुनाव आयोग ने आदेश दिया। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पर चली। तो मैं ये खबर लेकर हाईकोर्ट के लॉयर के पास गया और कहा कि हमें केस करना है। तो उसने पूछा क्या सबूत है? तो मैंने कहा ये अखबार देखो। कहा अखबार की खबर को हाईकोर्ट सबूत नहीं मानती है, कोई ठोस सबूत ले आओ। हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा आरटीआई में और पूछा इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है, क्या ये खबर सही है? 1 महीने के बाद चुनाव आयोग ने हमें लिख कर दिया खबर सही है। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कि 8 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ में चुनाव आयोग ने बेचने का आदेश दिया। ये खबर सही है, चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताई, लिखित में बताई। दूसरी बात, जब मेरे पास ये सबूत आया तो मैंने दूसरा लेटर चुनाव आयोग को लिखा। वो दूसरा लेटर ये था
कि चुनाव कमिश्नर आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी नॉन टेक्निकल ऑफिसर होते हैं और ईवीएम मशीन टेक्निकल होती है। तो आईएएस अधिकारी टेक्निकल मशीन के बारे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं होते हैं कि ये मशीन कबाड़ हो गई, भंगार हो गई या नहीं, इसका फैसला वो नहीं कर सकते। इसलिए मैंने उनको आरटीआई में सवाल पूछा कि जब आप टेक्निकल ऑफिसर नहीं है, आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, तो क्या आप लोगों ने कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनाई इन मशीनों को कबाड़ घोषित करने के लिए? यदि हाँ, तो कितने लोगों की कमेटी बनाई? उनके नाम क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, लैंडलाइन नंबर क्या है और पोस्टल एड्रेस क्या है, तो रुपया दिया जाए और उससे संबंधित जो भी पैसा लगता है हमसे फीस जरूर लिया जाए। हमने ये लेटर लिखा। फिर दूसरा एक लेटर और लिखा कि 2-4 हजार रुपए का मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो कंपनी वाले लोग हम लोगों को वारंटी गारंटी कार्ड लिखकर देती है। 4-5 हजार करोड़ रुपए की मशीन है, तो कंपनी ने चुनाव आयोग को जरूर गारंटी कार्ड दी होगी और उस गारंटी में लिखा जाता है कि ये मशीन इतने साल तक चलेगी। तो हमने चुनाव आयोग को कहा कि ओरिजिनल तुम्हारे पास रहने दो वारंटी, डुप्लीकेट हमें दे दो अटेस्टेड करके, गेजेटेड ऑफिसर की साइन लगा करके। जब ये 2 सवाल मैंने पूछे, चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए। जैसे वाइल्ड डिस्कवरी में जब हिरण शेर को देखती है तो जब उसके कान खड़े होते हैं ना, उस तरह से चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए, सतर्क हो गए कि कोई हमारी चोरी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई हमारी निगरानी कर रहा है। तो उन्होंने हमें जानकारी नहीं दिया। जब जानकारी नहीं दिया तो जो जितनी जानकारी हमारे पास अवेलेबल थी उसके आधार पर हम लोगों ने आगे जाने का फैसला किया। मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने इन मशीनों को कबाड़ बनाने का फैसला क्यों किया, क्या कारण हो सकता है? देखो, ईवीएम मशीन एक तो हार्डवेयर है और डाटा रहता है तो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब दोनों को मिलाकर बनाया जाता है तो दोनों का हार्डवेयर बनता है और डाटा खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के अंदर जो डाटा है जिसमें घोटाले के सबूत है, उस घोटाले के सबूत को समाप्त करने के लिए ईवीएम मशीन को कबाड़ में बेचने का आदेश दिया। ये इस बात से शुरू होता है, सिद्ध होता है। और अगर कोई डाटा खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो इंडियन पिनल कोड के तहत सबूत नष्ट करने के लिए क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। तो चुनाव आयोग आखिरकार क्रिमिनल ऑफेंस क्यों कर रहा है? अगर चुनाव आयोग ईमानदार है और ईमानदारी से चुनाव संपन्न करा रहा है तो ये डाटा समाप्त करने की जरूरत क्या है और क्रिमिनल ऑफेंस करने की जरूरत क्या है? मगर जब वो कर रहे हैं तो उनको इस बात का डर लगता है कि कोई आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट गया और उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट को कहा इन मशीनों को सील कर दिया जाए, इसके अंदर घोटाले के सबूत हैं, तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को डर लगा कि कोई पागल आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाकर मशीनों को सील करने का आदेश ला सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सारे के सारे सबूत इन मशीनों के अंदर बंद रहेंगे, जिससे चुनाव कमिश्नरों को फांसी की सजा भी दिलवाई जा सकती है। क्योंकि चुनाव आयोग अगर लोकतंत्र के विरोध में ऐसा करेंगे, ये तो विद्रोह का मामला है, ये तो बहुत भयंकर मामला है। इस तरह से साथियों, जितने डॉक्यूमेंट हम लोगों को उपलब्ध हुए, एक साथ मैंने महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में, हरियाणा के हाई कोर्ट में और बिहार के हाई कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया एक साथ। ऐसा आज तक चुनाव आयोग के विरोध में कभी नहीं हुआ। तो एक साथ एक केस को लेकर 3 केसेस मैंने दाखिल कर दिया। तो बॉम्बे के हाई कोर्ट ने सुनवाई की, चंडीगढ़ के हाई कोर्ट ने इलाहाबादी की और पटना का जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसने हमारी केस आखिर तक हियरिंग के लिए नहीं ली। मैंने उस चीफ जस्टिस की, देश के चीफ जस्टिस के पास रिटर्न में कंप्लेन की। कंप्लेन करने की वजह से जो मिस्टर रेड्डी थे आंध्र प्रदेश के, उसका प्रमोशन होने वाला था सुप्रीम कोर्ट में, उसका प्रमोशन रद्द हो गया है और सीधा पटना से आंध्रा चला गया। बहुत सारे लोगों को
इस बात का डर लगता है कि हाईकोर्ट के जस्टिस के विरोध में कंप्लेन कैसे की जाए। ध्यान रखना है कि हाईकोर्ट का जज भी भारत के संविधान के अधीन होता है, संविधान के ऊपर नहीं होता है। जज जो है कोई खुदा नहीं होता है, जज कोई ब्रह्मा नहीं होता है, वो भारत के अधीन है, संविधान के अधीन है, और वो भी उसका व्यवहार भी कानून के दायरे में स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है, उसकी भी समीक्षा की जा सकती है। और उसके आधार पर मैंने जब कंप्लेंट किया, उसका सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मामला रद्द हो गया। साथियों, ये जानकारी हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर हमें ये बात समझने में आती है कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही है। साथियों, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, तो मैंने दोबारा चुनाव आयोग को लेटर लिखा और कहा कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जब पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, तो आपने आज तक क्यों नहीं लगाया? तो चुनाव आयोग ने मुझे जवाब दिया। जवाब क्या दिया? जवाब दिया कि चुनाव आयोग के पास पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पैसा नरेंद्र मोदी के पास है, और नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा दे दिया। हम कैसा लगा? जब चुनाव आयोग ने मुझे ये लिखकर दिया, तो चुनाव आयोग का ये कहना था कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। जब चुनाव आयोग ने मुझे ये लिखकर दिया, तो मैंने दोबारा चुनाव आयोग को लेकर लिखा और कहा, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति के पास अथॉरिटी होती है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के पास कंप्लेन क्यों नहीं की? 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए और ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए आदेश दिया था, और पैसा देने का भी आदेश दिया था। जब ये सारे आदेश दिया था, तो नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है, इसकी कंप्लेन राष्ट्रपति के पास चुनाव आयोग ने क्यों नहीं की? दूसरा मुद्दा मैंने उठाया लेटर में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? जुडिशरी ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने का आदेश दिया था, पैसा देने का भी आदेश दिया था, और नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है, इसकी कंप्लेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग ने क्यों नहीं की? अगर चुनाव आयोग को ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, तो सर्वदलीय मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? इसके पहले तो बहुत बार बहुत सारे मुद्दों पर सर्वदलीय मीटिंग चुनाव आयोग ने बुलाई, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बुलाई? ये भी नहीं बुलाई। चौथा मुद्दा मैंने उठाया कि चुनाव आयोग ने इसके पहले बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारतीय प्रजा को जागृत करने का काम किया। इस मुद्दे पर भारत के प्रजा को जागृत करने का काम चुनाव आयोग ने क्यों किया? बताता हूं कि ये काम क्यों नहीं, ये बात क्यों नहीं कही कि आप लोगों ने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना और नरेंद्र मोदी देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए और खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के मतदाताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस जागृत कर सकता था, क्यों नहीं किया? नहीं किया। ये 4 पॉइंट वाला लेटर मैंने जब चुनाव आयोग को दोबारा लिखा, तो मैंने ये सोचा शायद चुनाव आयोग मेरे इस सवाल का जवाब देगा। उसने जब जवाब नहीं दिया, तो मैंने चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायपालिका की अवमानना का केस दायर किया। चुनाव आयोग के इतिहास में आज तक चुनाव आयोग के विरोध में कि सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करने का केस, न्यायपालिका की अवमानना करने का केस चुनाव आयोग के ऊपर चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ और किया। जब ये मैंने केस किया और ये केस जब मैंने किया, तो साथियों ये पहला केस था, अपना अलग किस्म का केस था। जब ये नोटिस इश्यू हुई, तो इसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है। जब मैंने ये केस रजिस्टर करने के लिए गया, तो रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट का है, उसने
उसमें गलतियां निकालने के लिए 4-5 महीने लगा दिया, डिले करता हूं, और मैंने सारी गलती निकाल कर दी। बात क्यों नहीं कही कि आप लोगों ने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना और नरेंद्र मोदी देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए और खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के मतदाताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस जागृत कर सकता था, क्यों नहीं किया? नहीं किया। ये 4 पॉइंट वाला लेटर मैंने जब चुनाव आयोग को दोबारा लिखा तो मैंने ये सोचा शायद चुनाव आयोग मेरे इस सवालों का जवाब देगा। उसने जब जवाब नहीं दिया तो मैंने चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायपालिका की अवमानना का केस दायर कर दिया। चुनाव आयोग के इतिहास में आज तक चुनाव आयोग के विरोध में कि सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करने का केस, न्यायपालिका की अवमानना करने का केस चुनाव आयोग के ऊपर चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ और मैंने किया। जब ये मैंने केस किया और ये केस जब मैंने किया तो साथियों ये पहला केस था, अपना अलग किस्म का केस था। जब ये नोटिस इश्यू हुई तो इसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है। जब मैंने ये केस रजिस्टर करने के लिए गया तो रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें गलतियां निकालने के लिए 4-5 महीने लगा दिए, डिले करता रहा। और जब मैंने सारी गलतियां निकाल कर दी तो भी मेरी केस हियरिंग के लिए नहीं लगाया रजिस्ट्रार ने। मैंने हैदराबाद से मेरे वकील को सुप्रीम कोर्ट भेजा तो रजिस्ट्रार ने वकील को कहा कि तुम्हारे वकील ने तो केस विड्रॉ कर दिया। अच्छा, मेरे वकील ने मेरी केस विड्रॉ कर दिया? ये तो वकील ने बहुत बड़ा गलत काम किया। और गलत मतलब मेरे से वकील ने पंगा लिया, ये तो बहुत मुश्किल काम है उस वकील के लिए। मैंने कहा देखता हूँ, वकील को ही देखता हूँ, चुनाव आयोग को बाद में देखूंगा, पहले वकील को देखता हूँ। तो मैंने अपने जूनियर लॉयर को प्लान बनाकर एसएमएस भेजा, सारा मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैंने ये प्लान बनाकर एसएमएस भेजा और कहा वकील साहब मुझे पता चला कि रजिस्ट्रार ने बताया कि सीनियर लॉयर ने मेरी केस जो है विड्रॉ कर दी। तो मुझे पूछे बगैर विड्रॉ कर दी, इसका मतलब है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। इंडियन पीनल कोड में विश्वासघात क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं उस वकील पर क्रिमिनल ऑफेंस का केस दायर करना चाहता हूं, तो मुझे सलाह दो। मैं खुद ही जानता हूं, मैंने जानबूझकर वकील को कहा और एसएमएस भेजा। मैं इसलिए भेजा क्योंकि जैसे ही एसएमएस जाएगा वो एसएमएस सीधा सीनियर लॉयर के पास पहुंचेगा। ऐसे ही हुआ। जैसे ही सीनियर लॉयर को एसएमएस पहुंचा, सीनियर लॉयर ने जूनियर लॉयर को टेलीफोन किया और पूछा ये वामन मेश्राम कैसा आदमी है? जूनियर लॉयर ने बताया बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा, ये कैसा खतरनाक है? कहा कि अभी 10 बजे उसकी फ्लाइट पहुंच रही दिल्ली में और सीधा बार काउंसिल में आपके खिलाफ कंप्लेन लेकर जा रहा है और कह रहा है कि आपको वकालत करने की जो सनद दी गई है वो सनद रद्द कर दिया जाए और देखता हूं मैं कि वकालत कैसे है। वो अभी एयरपोर्ट से उतर कर सीधा बार काउंसिल जा रहा है। तो वकील ने कहा रोको रोको उसको रोको। तो जूनियर लॉयर ने पूछा फिर उसको क्या कहूं? कि उसको कहो कि मैं दोबारा केस रजिस्टर कर। जूनियर लॉयर ने मुझे बताया वो ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा करने दो, जोखिम लेना होगा। उसने दोबारा रजिस्टर किया। जब उसने दोबारा रजिस्टर किया और सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर पर तारीख घोषित हुई हियरिंग की, तब मुझे समझ में आया कि इसमें वकील का दोष नहीं था, इसमें भारत सरकार पार्टी थी, लॉ मिनिस्टर पार्टी थी और चुनाव आयोग पार्टी थी। इसलिए ये सारे के सारे लोगों ने मिलकर वकील पर दबाव डाला और केस को विड्रॉ करवाया। और जब उसने देखा कि अब मैं खुद ही जेल में जा रहा हूँ, साले भारत सरकार को कैसे बचाऊंगा? पहले तो मुझे अपना बचाव करना चाहिए, बाद में भारत सरकार को बचाऊंगा। मैं ही जेल में चला जाऊंगा तो फिर तो मैं अपना बचाव कैसे करूंगा? इसलिए उसने अपना बचाव करने के लिए दोबारा केस दायर कर दिया। जब दोबारा केस दायर कर दिया तो केस हियरिंग के लिए तारीख घोषित हुई। तारीख घोषित होने के बाद 2 दिन के बाद हियरिंग थी, दोबारा 2 महीने बढ़ा दिया रजिस्ट्रार ने। तो मैंने वकील को पूछा कोई इलाज है? हाँ इलाज है। क्या इलाज है?
चीफ जस्टिस के कोर्ट में मेंशन करना होगा और कहना होगा कि जल्दी हियरिंग के लिए केस लाया जाए। मैंने वकील को चीफ जस्टिस के पास भेजा और चीफ जस्टिस ने ऑर्डर इशू कर दिया जल्दी केस हियरिंग के लिए लाया जाए। फिर भी रजिस्ट्रार ने जल्दी हियरिंग के लिए केस नहीं लाया। दोबारा मैंने चीफ जस्टिस के पास आदमी भेजा, फिर भी रजिस्ट्रार ने केस नहीं किया। तीसरी बार में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया, उसके बाद मेरी केस रजिस्ट्रार ने हियरिंग के लिए लगाई 4 जनवरी 2017। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि मेरी केस को डिले क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अर्ली अगर हियरिंग हुआ तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर घोटाला करना है तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ये डिले किया जा रहा था। जब 4 जनवरी 2017 को हियरिंग के लिए केस आई, चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ 4 वकील लगाए। जो सीनियर मोस्ट लॉयर था मिस्टर देसाई, आपके गुजरात का था, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था, खड़ा हो गया मेरे विरोध में, एक शब्द नहीं बोल पाया। आर्गुमेंट करने के लिए खड़ा हो गया, एक शब्द आर्गुमेंट नहीं किया, क्योंकि एक शब्द आर्गुमेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने दिया था। वकील ने क्या कहा, आर्गुमेंट करने के बजाय क्या कहा, जज साहब ये जो वामन मेश्राम है वो ऐसी ऐसी चिट्ठियां चुनाव आयोग को लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है। जज ने पूछा कैसी कैसी लिखता है? तो वकील मिस्टर देसाई ने कहा वो चिट्ठी पढ़ के सुनाओ। हाँ, पढ़ के सुनाओ। ये जो मैंने चिट्ठी कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, चीफ जस्टिस को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, सर्वदलीय मीटिंग क्यों नहीं बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लिया, ये चिट्ठी मिस्टर देसाई ने, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट लॉयर है, उन्होंने पढ़कर सुनाई। सुनाने के बाद जज को लगा इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो है नहीं। कोई भी भारत का नागरिक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सकता है, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख सकता है और चुनाव आयोग को सलाह दे सकता है। करना ना करना चुनाव आयोग की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके पहले कई बार चुनाव आयोग ने लिया, सर्वदलीय मीटिंग भी लिया, इसलिए इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है। इसलिए जज ने वकील को कहा ओ चिट्ठी बाजू रखो, बाजू हाँ बाजू, और पूछा, जज ने वकील को पूछा वामन मेश्राम कौन सी केस लेकर आया है हमारे पास, कौन सी केस लेकर आया? 8 अक्टूबर 2013 को हमने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया था। 8 अक्टूबर 2013 आपने 2013 को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई, 2014 को नहीं लगाई, 2015 को नहीं लगाई, 2016 को नहीं लगाई और 17 चल रहा है अभी भी नहीं लगाई। और अभी भी नहीं लगाई। वामन मेश्राम कोर्ट में केस लेकर आया है ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। कौन सी केस लेकर आई? यही ना केस लेकर आया है। क्या गलत केस लेकर आया? ये बताओ, ये पेपर ट्रेल मशीन कब तक लगा रहे? जज ने धीरे से वकील को पूछा कब तक लगा रहे? जो सीनियर मोस्ट लॉयर था वो जूनियर लॉयर की तरफ देखने लगा, जूनियर लॉयर अपने जूनियर की तरफ देखने लगा, तीसरा जो लॉयर था वो और अपने जूनियर से देखने लगा, चारों लॉयर को ऊपर बैठा हुआ जज देखने लगा और जज को लगा वकीलों के पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो जज ने आवाज चढ़ाते हुए पूछा अरे कब तक लगा रहे हो पेपर ट्रेल मशीन? तो देसाई को लगा कि जज चिल्ला रहा है और जवाब देना पड़ेगा, इसलिए देसाई ने कहा कि हमें इस मुद्दे का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए 2 महीने का निर्देश देने के लिए और समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2017 का और तारीख दे दिया। 4 मार्च को चुनाव आयोग के अधिकारी आए नहीं, वकील आए नहीं, कोई जवाब नहीं। 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आया। शाम को 4 बजे मायावती टीवी पर आई और कहा कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर
घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। जब ये बयान सारे देश भर में लोगों ने सुना, तो सुनने के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि मायावती का बयान बुनियादी रूप से गलत है, बेबुनियाद है। जब चुनाव आयोग ने कहा कि मायावती का बयान बेबुनियाद है, तो मैंने सोशल मीडिया में चुनाव आयोग के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा कि हो सकता है मायावती का आरोप बेबुनियाद हो, मगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को सवाल पूछे, मगर मेरे एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। 2 जवाब झूठे दिए, हलफनामा देकर दिए। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट में झूठे हलफनामा दाखिल करना क्रिमिनल ऑफेंस है। ये काम भी इन्होंने किया। जब ये वीडियो रिकॉर्ड मैंने करके सोशल मीडिया में डाला तो 13 लाख लोगों ने देखा। जब 13 लाख लोगों ने फौरी तौर पर वायरल हुआ तो देखा, तो चुनाव आयोग को बहुत बड़ा झटका लग गया और चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाए सोचता है। और उन्होंने नौटंकी करने की योजना बनाई कि कोई भी आदमी चुनाव आयोग में आकर ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाए, ऐसी खबर छपवा दी। तो मुझे एक आदमी का टेलीफोन आया और टेलीफोन वाला मुझे कहने लगा, मेश्राम जी आप सारे देश भर में घूम घूम कर ईवीएम मशीन में घोटाला होता है ऐसा कहते रहते हो, अब चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम मशीन को आकर के हैक करके दिखाओ, आप जाने वाले हो क्या? टेलीफोन करने वाले आदमी ने मुझे पूछा। मैंने कहा मैं एक संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, ऐरिया गैरिया नत्थु खैरिया नहीं हूँ, बगैर बुलाए बगैर इन्विटेशन के चला जाओ। वैसे तो चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया, मुझे तो बुलाया नहीं, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हूं नहीं, मुझे तो इनवाइट नहीं किया। उसने दूसरा सवाल पूछा कि अगर चुनाव आयोग आपको इनवाइट करे तो आप जाओगे? मैंने कहा मैं इतना गधा तो हूं नहीं। तो उसने कहा क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं, तुम जरा ध्यान से सुनो। सुप्रीम कोर्ट में जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया था, तो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ईवीएम मशीन के अंदर 3 बड़े फॉल्ट है जिसके आधार पर घोटाला होगा। और वो फॉल्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताए, वो फॉल्ट लिखित रूप से बताए और चुनाव आयोग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर ईवीएम मशीन में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं होता है, आपकी मशीन ईमानदार है ऐसा आप कहते हो, और अगर ये बात सही है तो फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल पूछे उसका आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया? जब आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया तो फिर अभी जवाब देने का क्या सवाल आता है? आपको तो वहां जवाब देना चाहिए था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो 3 बड़े सवाल पूछे और जानकारी दी सुप्रीम कोर्ट के जज को, पहला मुद्दा, आप सब लोगों को जानकारी होना चाहिए, बहुत फंडामेंटल बात है। पहली बात तो ये कि कोई भी आदमी जब वोट डालने के लिए जाता है तो बिप का आवाज होता है, लाइट जलती है और लाइट जलने के बाद कुछ नहीं होता। अगर कोई अनाड़ी आदमी वोट डालने के लिए जाता है तो लाइट जलता है, बिप का आवाज होता है, तो उसको तो बैलेट पेपर पर वोट डालने की आदत होती है। तो वो देखता है कि साला मेरा वोट किधर गया, अरे वोट किधर गया। तो चुनाव आयोग के अधिकारी आते हैं और उसको कहते हैं बाबा हो गया। अच्छा हो गया, कहां से आए थे? इधर से। इधर से। तो बाबा सोचते हुए जाता है कि साला चुना तो नहीं लगाया मेरे को, मेरे वोट को। वो ऐसा हजारों लोगों ने सोचा, लाखों ने सोचा, करोड़ों ने सोचा और मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है? आप बैलेट पेपर पर वोट डालते थे तो अपने हाथों से स्टैंप लगाते थे चुनाव निशान पर, तो आपको तसल्ली होती थी कि जिस कैंडिडेट को मैंने वोट डाला उसी कैंडिडेट के नाम पर मेरा वोट जमा हो गया है। ये आपको बैलेट पेपर में तसल्ली होती थी, मगर यहां तो केवल लाइट जलता है, बिप का आवाज होता है और स्टैंप किस पर लगा आंखों से दिखाई नहीं देता।
आंखों से दिखाई नहीं देता। और वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ईवीएम मशीन में जमा हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता है वोट, इसकी जानकारी केवल चुनाव आयोग को है, इसकी जानकारी वोटर को नहीं है, इसकी जानकारी कैंडिडेट को नहीं है। कैंडिडेट अंधेरे में है, वोटर्स अंधेरे में है कि उसका वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रिकॉर्ड में कहां पर जमा हो गया, इसके बारे में चुनाव आयोग को जानकारी है, वोटर्स को जानकारी नहीं है और कैंडिडेट को जानकारी नहीं है। तो जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए ईवीएम मशीन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंधेरा है और अंधेरे में कुछ भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये रिकॉर्ड में जमा होने के बाद इस वोट का एक आदमी के नाम पर दिया हुआ वोट दूसरे आदमी के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसकी क्या गारंटी है? सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस बात को तस्लीम किया, स्वीकार किया, बात मानने वाली। चुनाव आयोग इस बात को मानता नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने माना। मानने के बाद दोबारा हैक करने का मतलब नहीं है। हो गया, बात क्लियर हो गया। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी। दूसरी बात कि यदि बैलेट पेपर जब हुआ करता था और अगर कोई कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग करता था, अगर हारा हुआ कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग करता था, तो ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है। क्यों? वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में फिजिकल वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है। बैलेट पेपर में क्या होता था, पहले लोग बैलेट से वोट डालते थे, 25-25 के गट्ठे बनाए जाते थे और जब रिकाउंटिंग होता था तो 25-25 के गट्ठों को दोबारा एक एक वोट जो है अलग किया जाता था और अलग करके दोबारा देखा जाता था। इसको बोलते हैं वोटों का फिजिकल वेरिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में वोटों का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता। जब वोटों का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है तो ये अपने आप सिद्ध होता है कि एक वोट दूसरे किसी के नाम पर जमा हो गया, क्योंकि उसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है। बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो इस तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन रिकाउंटिंग की पूर्व शर्त है। अगर रिकाउंट करना है तो रिकाउंट करने के लिए वोटों का फिजिकल वेरिफिकेशन पूर्व शर्त है। यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है तो इसका मतलब है रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। रिकाउंटिंग नहीं हो सकता, इसका मतलब घोटाला हो सकता। दूसरा एविडेंस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, सुप्रीम कोर्ट ने बात को एडमिट। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बताई कि ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग नहीं होता है, रिकैलकुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस का कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है और मान लो समाजवादी का है, बहुजन समाज पार्टी का है, मान लो एक कैंडिडेट, चार कैंडिडेट को बूथ वाइज वोट पड़ेंगे। तो जो हर बूथ पे वोट पड़ते हैं वो हर कैंडिडेट का टोटल होता है और 200 अगर विधानसभा में बूथ है तो 200 का टोटल होता है एग्रीगेट टोटल। तो जो एग्रीगेट टोटल में जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे वो जीत जाता है। तो ये जो बूथ में हर कैंडिडेट के नाम में वोट जमा होता है उसका टोटल होता है। इसका टोटल हो, ए का टोटल हो गया, बी का टोटल हो गया, सी का टोटल हो गया और डी का टोटल हो गया। ये जो वोट के चारों का बूथ में टोटल हो गया। ये जो टोटल हो गया, अगर रिकाउंटिंग करना है तो मान लो एक कैंडिडेट को 20 वोट पड़े तो 20 को अलग अलग करना पड़ेगा। 20 का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा अलग अलग 20 जगह। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक रिकैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो क्या होता है इसमें?
इसके 20 हुए, इसके 50 हुए, उसके 70 हुए, इसके 200 हुए। तो ये जो टोटल आंकड़ा है बूथ का, एग्रीगेट टोटल के साथ मिलाया जाता है। केवल टोटल को एग्रीगेट टोटल में मिलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये टोटल का एग्रीगेट टोटल बनाने का मामला है। ये केवल रिकैलकुलेशन है, रिकाउंटिंग नहीं है। द रिकाउंटिंग एंड रिकैलकुलेशन, द डिफरेंस बिटवीन रिकैलकुलेशन एंड रिकाउंटिंग। तो इसमें रिकाउंटिंग नहीं होता है, केवल रिकैलकुलेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में रिकाउंटिंग करने का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तीसरी बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, उन्होंने बात एडमिट की। एडमिट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये सारी गलतियां निकालने वाली एक और मशीन लगाई जाए, और मशीन लगाने का आदेश हुआ वीवीपीएटी। मैं जब ये बात टेलीफोन वालों को सुना रहा था, और टेलीफोन वाला बीच में ही काट के चला गया, तो उसको समझ में आया कि तो सारा का सारा घपला है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब ना देने की वजह से पेपर ट्रेल मशीन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को स्वीकार करना पड़ा, और स्वीकार करने के बाद चुनाव आयोग कहता है हमारी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। अरे तुमने पेपर ट्रेल मशीन का आदेश स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार किया, इस बात को सिद्ध करता है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, गड़बड़ी होती है, तब तो तुमने वीवीपीएटी की मशीन स्वीकार किया। वीवीपीएटी की मशीन में क्या है? वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, इसका मतलब वोटिंग का वेरिफिकेशन होता है इस मशीन में। दूसरी बात, वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, पी फॉर पेपर। जब आप बटन दबाते हो, बीप का आवाज आता है, लाइट जलता है, लाइट जलने के बाद कागज बाहर आता है, और कागज पर स्टैंप लगा हुआ पेपर ट्रेल मशीन में आंखों से दिखाई देता है। अगर आपने पंजे में वोट डाला तो पंजे में निशान लगा हुआ कागज बाहर आता है, और कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। गिरने के बाद वो कागज का क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। होता है एक, तो ये पेपर वीवीपी, पी फॉर पेपर, ए फॉर ऑडिट। ऑडिट क्यों रखा गया है? क्योंकि ऑडिट में डाटा को दोबारा वापस लाया जा सकता है, और दोबारा डाटा का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। डाटा का वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि रिकाउंटिंग करना है। रिकाउंटिंग करने के लिए ऑडिट का सिस्टम इस मशीन में जोड़ा गया, जो ईवीएम मशीन में नहीं। तो इस तरह से वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, पी फॉर पेपर, ए फॉर ऑडिट एंड टी फॉर ट्रेड। वीवीपीएटी ए मशीन लगाने का आदेश हुआ। अब जब वोट डालने के लिए आदमी जाता है तो कागज बाहर आता है, कागज का टुकड़ा बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। काउंटिंग हो गई, कैंडिडेट हार गया। हारे हुए कैंडिडेट ने यदि एप्लीकेशन किया अधिकारी को कि मुझे रिकाउंटिंग चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पैरा नंबर 28 में कि यदि कोई कैंडिडेट, यदि हारा हुआ कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट अगर रिकाउंटिंग की मांग करता है तो रिकाउंटिंग करना होगा। आदेश दिया 28 पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 28 में आदेश दिया रिकाउंट करना होगा। और एक आदेश दिया, रिकाउंट करते वक्त ये ध्यान देना होगा कि कागज का टुकड़ा कटकर जो बैलेट बॉक्स में गिरा, वो कागज के टुकड़े का रिकाउंटिंग होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का रिकाउंटिंग नहीं होगा। फंडामेंटल ऑर्डर है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर यकीन नहीं करता है, इसीलिए कागज के टुकड़े की रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर, लिखित ऑर्डर है। मेरे पास सारे ऑर्डर की कॉपियां है, और जब ये ऑर्डर दिया गया है और अगर कोई रिकाउंटिंग की मांग करता है तो कागज के टुकड़ों की गिनती करना होगा। चुनाव आयोग ने सोचा, भारत सरकार ने सोचा, और लॉ मिनिस्टर ने सोचा, साला कागज के टुकड़े की गिनती करेंगे तो ईवीएम के अंदर जो घोटाला होता है वो कागज में पकड़ में आ जाएगा। समझ में आ गया, केंद्र सरकार को समझ में आ गया जिन्होंने घोटाले का प्लान बनाया।
चुनाव आयोग को समझ में आया, लॉ मिनिस्टर को समझ में आया कि अब कैसे रोका जाए रिकाउंटिंग को। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान बनाया कि सुप्रीम कोर्ट का रिकाउंट करने का जो आदेश है उसको रोका जाए। तो रोकने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। अब बाद में क्या हुआ कि 4 मार्च 2017 को जो सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं आए, जब नहीं आए तो उन्होंने 10 अप्रैल की तारीख मांगी। 10 अप्रैल में भी नहीं आए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी। आज तक के इतिहास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कभी भी प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी केस की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी और चिट्ठी में लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि वहां चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायपालिका की अवमानना की केस दायर की है। अगले हियरिंग में यदि 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए अगर प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया तो अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कमिश्नरों को जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। इसे गंभीरता से लिया जाए और जल्दी से जल्दी 3,567 करोड़ रुपया मंजूर किया जाए। जैसे ही ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को मिली, प्रधानमंत्री ने शाम को 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट की मीटिंग में 3,567 करोड़ रुपया मंजूर किया। रात के 9 बजे टीवी पर खबर आई। खबर में कहीं पर भी मेरा नाम नहीं था कि वामन मेश्राम की केस की वजह से भारत सरकार को 3,567 करोड़ रुपया मंजूर करना पड़ा। मैं कोई नाम के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा नाम, मैं एक संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ, और इस ऊपर कौन सा बनने वाला है और मुझे और कौन से नाम की जरूरत है। मैं तो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्या हुआ आगे, इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे ये खबर छप के आई। तो फ्रंट पेज की खबर भी हमारे पास में रिकॉर्ड में हमारे पास है। मेरे तो इस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मंजूरी देने वाला लेटर भेजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना कवरिंग लेटर लगाकर सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर यह मैटर रखा और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय क्या दिया कि सितंबर 2018 तक सारे देश भर में पेपर ट्रेल मशीन हर मशीन में लगाई जाएगी और फरवरी 2019 तक ये मशीनें सारे देश के कलेक्टरों के पास पहुंच जाएगी और 2019 का चुनाव 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाकर होगा। ये ऑर्डर मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया और केस मैंने जीता। मैं अमेरिका में था। जब मैं अमेरिका से भारत आया, आने के बाद मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधा जजमेंट दिया, आधा दिया ही नहीं। जो आधा नहीं दिया वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने जोड़ा था, वो क्या थे ये बात कहकर अपनी बात समाप्त। महाराष्ट्र के विधानसभा अमरावती में प्रोफेसर राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो जिस बूथ पर वो वोट डालने के लिए गए, उसके कार्यकर्ता, उसके रिश्तेदार, उसके समर्थक, वो और उसकी बीवी वोट डालने के लिए गई। जब काउंटिंग हुआ तो उसको 0 वोट मशीन लगी। पेपर ट्रेल मशीन लगी होने के बावजूद भी 0 वोट निकला। तो उसने अखबार वालों को कहा कि देखो, मेरे कार्यकर्ता है, रिश्तेदार है, सपोर्टर है, हो सकता है किसी ने भी मुझे वोट ना दिया हो, मेरी बीवी ने भी मुझे वोट ना दिया हो, ये भी मानने के लिए मैं तैयार हूं। हो सकता है कभी जिंदगी में मेरे बीवी को मैंने झापड़ झुपड़ मारा हो और उसने बदला लेने के लिए और सबक सिखाने के लिए मुझे वोट ना दिया हो, ये बात भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मगर मैं प्रोफेसर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने आप वोट न डालूं। अरे कम से कम एक वोट तो निकाला होता कि प्रोफेसर राणे को इस बूथ पर एक वोट निकला। एक वोट भी नहीं निकला। अखबार वालों को बता, अखबार वालों ने उसको कहा हाँ एक वोट निकालना चाहिए। आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है, सहानुभूति के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। उसने वहां से मुझे टेलीफोन किया और कहा कि मेश्राम जी, ये इधर ऐसे ऐसे हुआ है, क्या करें। मैंने कहा इमीडिएट रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखो
क्योंकि हमें हर जगह बदमाश को कैसे पकड़ा जाए वो हमें मालूम। तो हमने कहा तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर लिखो और कहो कि बूथ वाइज सारा का सारा डाटा मुझे दिया जाए और उसका जो भी पैसा है उससे लिया जाए। अधिकारी ने सारा डाटा दे दिया, जहां उसको 0 वोट निकला वो भी लिख कर दे दिया, स्टैंप लगाया, साइन लगाया। जहां उसको 0 वोट निकला वो जो डाटा है वो डाटा हमने सुप्रीम पेपर टेल मशीन थी और वहां इतने सारे लोगों ने वोट दिया, सारा रिकॉर्ड में साइन है, सब कुछ है और 0 वोट निकला, ये हमने सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस के तौर पर दिया। दूसरा एप्लीकेशन करवाया कि रिकाउंटिंग करने के लिए चंद्रपुर में हमने एप्लीकेशन करवाया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा रिकाउंटिंग नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा? तो अधिकारी ने लिख कर दिया क्यों नहीं होगा। कहा चुनाव आयोग ने 3 रूल बनाए। कहा कौन से रूल है? उसने लिख कर दिया। रूल नंबर 1 उसमें लिखा सेकंड नंबर के वोट जिस कैंडिडेट को पड़ेंगे वही कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि तीसरे कैंडिडेट का जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का जो मौलिक अधिकार है संविधान में उसका उल्लंघन होता है और उल्लंघन होने की वजह से ये रूल अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेट करने वाला रूल है, इसलिए असंवैधानिक है। ये रूल भारत सरकार ने बनाया, लॉ मिनिस्टर ने बनाया, चुनाव आयोग ने बनाया। क्या उनको समझ में नहीं आता ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल है और ये बनाया नहीं जाना चाहिए? फिर भी उन्होंने बनाया। क्यों बनाया? 2 कारण। पहला कारण, बीजेपी के विरोध में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी को सेकंड नंबर के वोट पड़ेंगे या तो कांग्रेस को सेकंड नंबर के वोट पड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई, कांग्रेस बीजेपी। तो कांग्रेस और बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सेकंड नंबर के वोट अगर तुमको पड़ते हैं तो तुम रिकाउंटिंग की बात मत करना, अगर हम बीजेपी को पढ़ते हैं तो तुम्हारे विरोध में हम रिकाउंटिंग की बात नहीं करते। मेरे पास इसका भी रिकॉर्ड है, भारत भर में कांग्रेस ने एक जगह भी रिकाउंटिंग की बात नहीं की, बीजेपी ने भी एक जगह रिकाउंटिंग की बात नहीं की। और बीजेपी गठबंधन में जो दल है स्वाभाविक है वो बीजेपी की बात मानेंगे, कांग्रेस गठबंधन में जो दल है वो कांग्रेस की बात मानेंगे। इसलिए रिकाउंटिंग की मांग किसी ने नहीं की। रिकाउंटिंग की मांग करते तो नया संकट खड़ा होगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिए वो कानून उन्होंने अपने फेवर में बना। एक पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि यदि रिकाउंटिंग होती है तो कागज के टुकड़ों की होगी एज पर द ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर कागज के टुकड़ों की गिनती होगी तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो घोटाला हुआ है वो कागज के टुकड़ों में पकड़ में आ जाएगा। और ऐसा ना हो इसलिए रिकाउंटिंग भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने दूसरा रूल बनाया। दूसरे रूल ने क्या क्या कहा कि अगर बूथ में कोई विवाद होता है तो बूथ में रिकाउंटिंग होगी, केवल एक बूथ में रिकाउंटिंग होगी। इसका मतलब है दूसरे बूथ में रिकाउंटिंग नहीं होगी। बैलेट पेपर में सारे चुनाव क्षेत्रों में रिकाउंटिंग होती थी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में केवल एक बूथ में होती है। इसका मतलब दूसरे बूथों में गड़बड़ी है। उसके हिसाब से दूसरा रूल बनाया। तीसरा रूल बनाया कि हारा हुआ कैंडिडेट यदि रिकाउंटिंग के बाद चुनाव जीतता है तो ही रिकाउंटिंग होगी, अन्यथा रिकाउंटिंग नहीं। सारे रूल जो है उन्होंने रिकाउंटिंग ना करने के रूल बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया रिकाउंटिंग का, सरकार ने रूल बनाया ना करने का। आपको, क्योंकि आप लोग कानून जानते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया तो भारत सरकार को रिकाउंटिंग करने के रूल बनाने होंगे, मगर भारत सरकार ने रिकाउंटिंग ना करने के रूल बनाए। ना करने के रूल बनाना ये नॉन कंप्लायंस, तो लीगल शब्द है नॉन कंप्लायंस। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर को अमल करने के लिए लीगल टर्मिनोलॉजी है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है आदेश पर अमल करने की व्यवस्था।
कंप्लायंस नहीं करने के रूल बनाए, एक बात। दूसरी बात, ना करना दोबारा कंटेम्प्ट का कोर्ट है। न्यायपालिका क्यों मानना है? तो क्या भारत सरकार को, जिन्होंने ये कैबिनेट में अप्रूवल किया, लॉ मिनिस्टर को, जो कानून मंत्रालय का प्रमुख है, और जो आईएएस अधिकारी चुनाव कमिश्नर है, क्या इन सारे विद्वान लोगों को ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, क्या उनको समझ में नहीं आता? सब समझ में आता है। क्या समझ में आता है जिसकी वजह से ये रूल बनाया? उनको ये समझ में आता है कि यदि ये रूल अगर नहीं बनाए गए तो रिकाउंटिंग रोकी नहीं जाएगी, और अगर रिकाउंटिंग रोकी नहीं गई तो कागज के टुकड़ों की गिनती होगी। कागज के टुकड़ों की जैसे ही गिनती हुई वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का घोटाला पकड़ में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने ये रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल बनाए। मैं अमेरिका से वापस आने के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि ये जो रूल है ये संविधान विरोधी रूल है, इसे संविधान विरोधी घोषित किया जाए। दोबारा मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट ने एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस पर फैसला नहीं दिया तो मेरे सामने एकमात्र विकल्प है 2019 के चुनाव में वोट डालने के लिए जाना, वोट डालने के बाद मशीन को उठाना और जमीन पर पटक कर उस मशीन को तोड़ देना। सारे देश भर में इस मशीन को तोड़ने के लिए मैं अभियान चला रहा हूं। जब चला रहा हूं तो क्या आप लोग, ये कलोल के लोग 2019 में वोट डालने के लिए जाएंगे और डालने के बाद मशीन को तोड़ेंगे तो कितने लोग तोड़ेंगे? हाथ खड़े करो। लगभग सभी लोग इस बात के लिए राजी हैं। जब आप लोग मशीन तोड़ोगे तो ऐसे हाथ खड़ा करवाने का काम मैं दिसंबर 2017 से कर रहा हूं। तो ये खबर राहुल गांधी के पास पहुंच गई। राहुल गांधी के बाद जब ये खबर पहुंच गई कि मशीन तोड़ने के लिए 2019 में देश में अभियान चल रहा है, सारे देश भर में अभियान चल रहा है, तो राहुल गांधी ने दिल्ली में जो महाअधिवेशन कांग्रेस का लिया, उस अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास किया, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ गया? चलो ठीक है, कुछ एक दो है, आप पढ़ा रहे हैं सब, सभी लोग ना समझे ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी को जब ये बात पता चली तो उसने अपने अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास किया कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। मैंने दूसरे ही दिन सोशल मीडिया में वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा राहुल गांधी का धन्यवाद। राहुल गांधी ने रेजोल्यूशन पास किया बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए। यदि वास्तव में ये बात सही है तो राहुल गांधी इस बात को अमल में लाने के लिए आंदोलन शुरू कर दे। मैं वामसे भारत मुक्ति मोर्चा संगठन शक्ति के साथ इस आंदोलन में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया और चुप हो गया। रेजोल्यूशन कागज में पास करने के बाद चुप भी लगा के बैठ गया। मैं पहले से जानता था कि ये रेजोल्यूशन ईवीएम मशीन के बारे में जो अविश्वास सारे देश भर में फैल रहा है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लोगों के सामने ये शो करना चाहती है कि ईवीएम मशीन के घोटाले में हम शामिल नहीं है, जैसे बामने मिश्रा लोगों को बता रहे। ये शो करने के लिए ये बैलेट पेपर का रेजोल्यूशन राहुल गांधी ने पास किया है। अन्यथा बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। ईवीएम मशीन का है तो बीजेपी को फायदा होता है, कांग्रेस को फायदा होता है, किसी को फायदा ही नहीं होता। अभी चुनाव हुआ तो पंजाब में कांग्रेस को फायदा हुआ। जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया उसने ईवीएम मशीन के बारे में बयान दिया था, मेरे पास रिकॉर्ड है। जब वो चुनकर आया तो उसको पूछा अब आपका क्या ओपिनियन है ईवीएम मशीन ठीक? तो इस तरह से ये जो लोग हैं, ये लोग ईमानदार लोग नहीं हैं। इन लोगों को इसका फायदा होता है। अभी 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस का बीजेपी के साथ समझौता है। दो बार चुनाव में समझौता है। और मेरा अभी भी ये मानना है कि इसमें कांग्रेस 2019 में बीजेपी की मदद करेगी और 2 बार कांग्रेस 2 बार बीजेपी हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बातें सामने आ सकती है, मगर इसके पहले ही हम लोगों को
इस दिशा में इस अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। साथियों, देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। बैकवर्ड क्लासेस के 314 बच्चे आईएएस पास हो गए, नरेंद्र मोदी ने लिस्ट रद्द कर दिया। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की गिनती करने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में किसी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। कल मैंने टीवी पर खबर देखा कि नरेंद्र मोदी ने जो गैस के कनेक्शन गरीब महिलाओं को दिया था, वो केवल कनेक्शन ही है और दोबारा गैस का सिलेंडर मिला ही नहीं। कनेक्शन मिला, सिलेंडर नहीं मिला। कनेक्शन मिलेगा और सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कनेक्शन का क्या? नरेंद्र मोदी उसका प्रचार कर रहा है कि 3 कोटी, अगले हफ्ते में बोलेगा 4 कोटी हो, और 19 के चुनाव आते आते बोलेगा 8। लिखना है, विज्ञापन करना है, जाहिरात करना है, वेरिफिकेशन थोड़ी करना है कि इसका लोगों को वास्तव में फायदा हो भी रहा है नहीं। टीवी पर वो सारी महिलाओं को पूछ रहे हैं कि आपको कनेक्शन मिला क्या हो? हमारे पास सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा ही नहीं। वो सारा टीवी पे घंटी बजाओ वाला कार्यक्रम आता है, उसमें दिखा रहे। तो इस तरह से ये इतने सारे लोगों की समस्याएं हैं, मगर जब चुनाव होता है तो 48% कांग्रेस को पड़ता है, 49% बीजेपी को पड़ता है ना। ये सारे लोग इनके विरोध में हैं, इतने सारे लोगों की समस्या हो नहीं रही है, तो 48% कांग्रेस और 49% बीजेपी। समझ में नहीं आती कि वोट की वर्षा होती ना। सारे लोग इनके विरोध में गुस्से में हैं, नाराज है, फिर भी इनको वोट मिलते हैं। ये समझ से परे की बात है। ये समझ से परे की बात इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये सारा का सारा ईवीएम मशीन का चमत्कार है और इसके आधार पर ये सारा का सारा खेल हो रहा है। इसलिए साथियों, लोकतंत्र की चुनाव ईवीएम मशीन ने हत्या कर दी है, लोकतंत्र नाम मात्र का रह गया है और इस तरह से देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है। 3.5% लोगों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं और 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टियों का कब्जा है। इसका मतलब ये है कि देश में ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है और हम सब प्रजा ब्राह्मणों की गुलाम होकर